जय हिंद एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग अपने लास्ट वीडियो को जारी रखते हुए यूनिट 5 के चैप्टर फर्स्ट अर्थात चैप्टर 13 को कवर करने की कोशिश करेंगे, जो कि इंग्लिश एक्सप्रेशंस क्लास 3 की बुक है, जो कि जॉय फॉर यूर पब्लिकेशन की है। तो हम लोग इसके चैप्टर 13 को कवर करते हैं, जो कि यूनिट 5 में पहला चैप्टर है। इसके पहले पार्ट को हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था, तो आप देख सकते हैं। अब हम लोग इसके लास्ट पार्ट को कवर करने की कोशिश करते हैं। चैप्टर 13, चैप्टर अर्थात अध्याय। चैप्टर को हिंदी में हम लोग अध्याय कहते हैं, लेसन को हिंदी में हम लोग पाठ कहते हैं। 13, माई न्यू फ्रेंड। माई का अर्थ होता है मेरा, न्यू का अर्थ होता है नया या नवीन। फ्रेंड को आप कह सकते हैं हिंदी में मित्र, सखा, दोस्त। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं पॉन्डर ओवर। पॉन्डर ओवर को हम लोग देखते हैं कि यह एक फ्रेज है। फ्रेज मतलब होता है शब्दों का ऐसा समूह जिसका कि कुछ एक सीमित अर्थ निकलता है, पूर्ण अर्थ नहीं निकलता। जैसे यहाँ पर बस लिखा हुआ है पॉन्डर ओवर कि विचार करिए, इनके ऊपर विचार करिए। तो नीचे तो बहुत से शब्द लिखे हैं, जैसे ये सभी शब्द हैं, ये भी यहाँ पर शब्दों का समूह है। तो आपको केवल इनके ऊपर विचार करना है। तो सीमित अर्थ दिया रहता है तो इसको हम लोग फ्रेज कहते हैं। अगर पूर्ण रूप से अर्थ दिया होता है तो उसको हम लोग सेंटेंस कह देते हैं। तो यहाँ पर पॉन्डर ओवर में जो ओवर शब्द है इसका अर्थ होता है के ऊपर। पॉन्डर मतलब होता है विचार करना या मनन करना, चिंतन करना, सोचना, विचारना। तो नीचे जो कुछ शब्द दिए गए हैं इस बॉक्स में आप कह सकते हैं, उन पर आपको विचार करना है और उनके अर्थों को, नीचे दिए हुए अर्थों को अर्थात जो शब्द हैं उनके अर्थों को अपने विद्यार्थियों को अच्छे से समझाना है, आपको स्पष्ट करना है उनके अर्थों को। तो नीचे जो कक्षा 3 के विद्यार्थियों के स्तर के नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं जो कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए नए हो सकते हैं या कठिन हो सकते हैं, उनके अर्थों को आपको स्पष्ट करना है। तो हम लोग देखते हैं, पहला जो वर्ड है वह है डेल्ट। इसको हम लोग डेल्ट पढ़ते हैं, इसको डेल्ट नहीं पढ़ेंगे, इसको हम लोग डेल्ट पढ़ते हैं, रीड करते हैं। इसका प्रोनाउंसिएशन डेल्ट होता है। इसका अर्थ होता है, डेल्ट का अर्थ होता है कि समझौता करना किसी बात पे। कोई मतलब जैसे दो लोग हैं, किसी बात पे लेके उन दोनों में समझौता हो जाता है, मतलब मान जाते हैं या किसी बात पर पहुंच जाते हैं कि हाँ किसी निश्चित बिंदु पर दोनों लोग तैयार हो जाते हैं कि हाँ चलिए इतने में हम लोग इस काम को शुरू करते हैं कि आप इसमें 10,000 रुपये लगाएंगे, 10K लगाएंगे, मैं इसमें 20K लगाऊंगा। अर्थात के का अर्थ होता है 1000। तो कोई कहता है कि ठीक है, हम लोग इस बात पर पहुंच चुके हैं, इस निष्कर्ष पर, निर्णय पर या रिजल्ट पर पहुंच चुके हैं कि हम लोग अपने काम को शुरू करेंगे। तो डेल्ट का अर्थ होता है कि किसी निष्कर्ष पर या किसी परिणाम पर या किसी भी बात पर संतुष्टि जाहिर कर देना या किसी भी विषय पर मतलब समझौता कर लेना, उसी को हम लोग डेल्ट कहते हैं। इसको आप डेल्ट नहीं बोलेंगे। सेकंड जो वर्ड है, शब्द है, वह है इंटरप्ट। इंटरप्ट मीन्स होता है दखल देना, बीच में आ जाना या अलंकार डाल देना। जैसे आपने न्यूज़ में कई बार सुना होगा कि जब क्रिकेट होता रहता है तो बारिश जब आ जाती है तो उसमें कमेंटेटर्स बोलते हैं कि द रेन हैज़ इंटरप्ट द क्रिकेट मैच। अर्थात बारिश ने क्रिकेट मैच को रोक दिया है या क्रिकेट मैच के बीच में दखल दे दिया है। तो इंटरप्ट मीन्स होता है बीच में आ जाना या दखल दे देना या अलंगा डाल देना या मतलब व्यवधान उत्पन्न कर देना, मतलब परेशानी उत्पन्न कर देना। उसके लिए हम लोग इंटरप्ट शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। थर्ड जो वर्ड है वह है पेशेंटली। पेशेंटली मीन्स होता है आरामदायक या बहुत ही समझदारी से, शांतिपूर्वक, सोच समझकर और बहुत ही धैर्य के साथ। जैसे मान लीजिए दो लोगों का फाइट हो गया है रोड पे, तो आप जाकर बहुत ही धैर्य के साथ दोनों को समझाते हैं कि भाई आप दोनों की वजह से पूरे रोड की ट्रैफिक जाम हो रही है, आप दोनों अपनी बातों को साइड में जाकर समझा सकते हैं या दोनों को समझा सकते हैं कि आप दोनों छोटी सी बात को लेकर इतने सबको परेशान मत करिए और खुद भी परेशान मत होइए। तो जो आदमी समझाएगा वह पेशेंटली समझाने की कोशिश करेगा, नहीं तो उसकी भी कुटाई हो जाएगी। मतलब आजकल आप जानते ही लोगों को कितना एंगर इशू है, कितना मतलब क्रोध करते हैं। तो पेशेंटली सभी बातों को यहाँ पर आप डेल्ट कह सकते हैं, डेल्ट करना होता है।
तो बहुत ही पेशेंटली मतलब होता है आरामदायक तरीके से या बहुत ही धैर्य के साथ बहुत ही धीरे धीरे सोच समझ कर जब कोई कदम उठाया जाता है तो उसके लिए हम लोग पेशेंटली शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आप अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करें, एग्ज़ाम्स की परीक्षाओं की तैयारी करें तो आपके जो टीचर्स होते हैं या जो आपके ट्रू फ्रेंड्स या ट्रू मतलब जो भी होते हैं रिलेटिव्स, वो आपको सजेस्ट करते हैं कि बहुत ही पेशेंटली काम करना, धीरे धीरे एक एक टॉपिक को क्लियर करना और फिर आपका हो जाएगा। तो पेशेंटली मीन्स आप समझ सकते हैं बहुत ही आराम से धीरे धीरे सोच समझ कर विचार कर चिंतन मनन करके गहन तब कोई कदम उठाया जाता है। नेक्स्ट जो वर्ड है वह है स्टार्ट लेट। स्टार्ट लेट का अर्थ होता है बहुत ही ज़्यादा मतलब विस्मय हो जाना, आश्चर्यचकित हो जाना, जैसे शॉक में आ जाना, जैसे जिसकी आपको उम्मीद नहीं होती अचानक से वही कुछ ऐसा हो जाता है तो उसके लिए हम लोग शॉक या स्टार्टलेड शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब जैसे आपके बर्थडे पे आपको उम्मीद नहीं है कि आपको कोई आपका पुराना फ्रेंड आपको विश करने आ जाता है तो आप स्टार्टलेड हो जाते हैं, आप शॉक हो जाते हैं कि अचानक से ये कहाँ से आ गया इतने सालों के बाद। अगर आप उसे नहीं मिले लेते तो आप अचानक से बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं, विस्मय में आ जाते हैं, मतलब और हक्के बक्के रह जाते हैं, तो स्टार्टलेड उसके लिए हो सकता है। नेक्स्ट जो वर्ड है वह है रियलाइज्ड। रियलाइज्ड मीन्स होता है विश्वास करना या यकीन करना, मान लेना। जैसे मान लीजिए जैसे आपके पेरेंट्स हैं, मदर फादर दोनों लोग सेक्रीफाइसेस करते हैं। मदर घर को संभालती है, फादर बाहर सबसे डेल्ट करते हैं बाहर के बिजनेस को, और मदर घर के बिजनेस को डेल्ट करती हैं अर्थात संभालती हैं। तो बच्चे आजकल पेरेंट्स को इग्नोर करते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि कई बार बच्चे जो रहते हैं अपने बाहर के जो फेक फ्रेंड्स रहते हैं उनसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, उनके बातों में आ जाते हैं और अपने पेरेंट्स से फाइट करने लगते हैं या ऊंची आवाज़ में बातें करने लगते हैं। लेकिन जब बच्चे बड़े होते हैं, जब उनको मतलब अपनी यूथ में जब नौकरी जॉब की टेंशन होने लगती है, तब बाहर वाले अपना हाथ खींच लेते हैं, साथ नहीं लेते, फिर वही माता पिता संभालते हैं। जो माता पिता के साथ बच्चों ने बहुत ही बुरा बर्ताव किया होता है, तब उन्हें समझ में आता है, अर्थात उन्हें रियलाइज होता है, उन्हें यह एहसास होता है, उन्हें यह समझ आ जाता है कि कौन अपना है कौन पराया। तो रियलाइज का अर्थ है ये कि समझ में आ जाना या यकीन हो जाना, या मतलब इसको आप कह सकते हैं कि भरोसा हो जाना। मतलब किसी भी बात का मतलब कोई सबूत किसी के सामने आ जाना, उसी के लिए रियलाइज हो सकता है, मतलब जान जाना कि हाँ ठीक है मैं जान गया, मुझे अब यकीन हो गया। जैसे लोग अपने रिलेशनशिप में बोलते हैं कि तुम्हें मेरे ऊपर यकीन नहीं है, भरोसा नहीं है, तो इसी के लिए आप रियलाइज शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वह है मिरर। मिरर मीन्स होता है आईना या शीशा, या जो आपका प्रतिबिंब आपको दिखा दे, उसके लिए हम लोग मिरर शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे स्टिल वाटर भी हो सकता है। स्टिल वाटर आप देखते हैं मिरर का काम करता है, लेक में या पॉन्ड में, सी में, ओशन में, कहीं पे भी स्टिल वाटर होता है। या मिरर बेसिकली साइनोनिम्स हो सकते हैं मिरर के, ये सब स्टिल वाटर, ये सब और मिरर आप समझ सकते हैं आईना या शीशा होता है जिसमें हम लोग अपना प्रतिबिंब देखते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट जो वर्ड है वह है जज्ड। जज्ड मीन्स होता है किसी को आंकना, परिकलन कर देना, किसी पर अपना निर्णय मतलब जाहिर करना कि हाँ, जैसे मान लीजिए दो फ्रेंड्स हैं, तो आप कहते हैं कि ये वाला फ्रेंड बहुत अच्छा है, ये वाला फ्रेंड कम अच्छा है, तो आप उसको क्या कर रहे हैं, आप उसको जज कर रहे हैं, उसका आकलन कर रहे हैं, उसको अपने नज़रिए से उसको मतलब वरीयता दे रहे हैं, उसके बारे में अपना नज़रिया प्रस्तुत कर रहे हैं कि ये ज़्यादा अच्छा है, ये कम अच्छा है। लेकिन क्या पता वो बस आपके नज़रिए में हो, जो कि मान लीजिए अगर ए और बी हैं, आप कह रहे हैं कि ए ज़्यादा अच्छा है, बी नहीं अच्छा है, क्या पता वो बस आपके नज़रिए में हो, वास्तविक रूप से बी अच्छा हो, ए अच्छा ना हो। तो इसी को कहते हैं जज करना, मतलब निर्णय दे देना, किसी को मतलब कह सकते हैं कि आकलन करना, किसी का आकलन करना, अपने नज़रों में परिकलन कर देना। मतलब आप कह सकते हैं मानना, दोषी ठहराना या सही ठहराना,
उसको वरीयता देना, ये सभी शब्द हिंदी में आप जज के लिए प्रयोग कर सकते हैं यहाँ पर। अब हम लोग अपने इस लेसन को देखने की कोशिश करते हैं, जो कि ये एक कविता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम लोग लेसन को देख रहे हैं। ये जो है ये पहला फ्रेज है, इसको हम लोग इसको हम लोग स्टैंजा वन, स्टैंजा कहते हैं, फ्रेज नहीं कहते। स्टैंजा फर्स्ट या स्टैंजा वन हम लोग कह सकते हैं, इसको हम लोग स्टैंजा टू कहेंगे, और ये हम लोगों का स्टैंजा थर्ड है। कहानियों में क्या होता है, कहानियों में पैराग्राफ्स होते हैं और कविताओं में स्टैंजा होती है। तो अब स्टैंजा होती है या होता है, आप जो भी कहना चाहे कह सकते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं स्टैंजा वन को कवर करने की कोशिश करते हैं। टुडे आई मेट अ ग्रेट न्यू फ्रेंड हु न्यू मी राइट अवे, इट वाज फनी हाउ शी अंडरस्टूड ऑल दैट आई हैड टू से। अब इसका अर्थ हम लोग समझ लेते हैं। तो इसको आप कह सकते हैं कि गद्यांश भी कह सकते हैं या पद्यांश भी कह सकते हैं आप। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि टुडे आई मेट, आज मैं मिली। यहाँ पर मैं मिली, मैं मतलब फीमेल जेंडर इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि आप फिगर में देख सकते हैं एक लिटिल गर्ल है जो कि फेमिनाइन जेंडर को, स्त्रीलिंग को प्रदर्शित करी। तो यहाँ पर हिंदी में आपको बता रहा हूँ कि कहा जा रहा है कि आज मैं मिली एक बहुत ही, ग्रेट मीन्स होता है शानदार, यहाँ पर महान शब्द नहीं बोलेंगे ग्रेट के लिए। तो आप कह सकते हैं आज मैं मिली एक बहुत ही शानदार नए मित्र से, नए दोस्त से, सहेली भी आप बोल सकते हैं क्योंकि ये गर्ल है तो सहेली। हु न्यू मी राइट अवे, जो मुझे बहुत ही सीधे और अच्छे तरीके से जानती है। राइट अवे मीन्स मतलब जैसे मैं हूँ उसी प्रकार से वह मुझे जानती समझती है। इट वाज फनी, यह बहुत मजाकिया था। हाउ शी अंडरस्टूड, कि वह मुझे कैसे समझ पा रही थी, कैसे जान पा रही थी। ऑल दैट आई हैड टू से, मैं जो भी कहना चाहती थी या जो भी कर रही थी वो कैसे समझ जा रही थी। तो आगे इसमें बताया जा रहा है शी लिसेंड टू माई प्रॉब्लम्स, वह मेरी परेशानियों को, मेरी समस्याओं को सुनती है, मतलब सुनती है। अर्थात यहाँ पर ये हो चुका है, ये वो बता रही है। लिसन मतलब पास्ट में ये सभी चल रहा है, बस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि सुनती है। शी लिसन्ड टू माई ड्रीम्स, वो मेरे सपनों को सुनती है। वी टॉक्ड अबाउट लव एंड लाइफ, हम लोगों ने जीवन और प्रेम के विषय पर बातें की। शी हैड बीन देयर टू इट सीम्स, और वह वहाँ पर जब तक मैं थी तब तक वह थी, वह थकी नहीं, वह परेशान नहीं हुई कि यह कितना बकबक कर रही है। जब तक मैं थी और वह मेरे सभी हाव भावों को, प्रेम और जीवन के विषय पर मेरी सभी बातों को, मेरे सपनों को, मेरी समस्याओं को, सभी बातों को अच्छे तरीके से समझ रही थी और एकदम ऐसा लग रहा था कि वह मुझे पूर्ण रूप से जानती। मी राइट अवे यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। तो शी हैड बीन देयर टू, वह वहाँ पर खड़ी थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि वह मुझे पूर्ण रूप से समझ रही थी। आगे यहाँ पर वो छोटी बच्ची बताती है आई नेवर वंस फेल्ट जज्ड बाई हर, मैंने एक बार भी ऐसा महसूस नहीं किया कि वह मुझे आँक रही है या मेरी परिकल्पना कर रही है, अर्थात मेरे बारे में कोई राय बना रही है, अपने कोई निर्णय मेरे ऊपर कर रही है कि मैं अच्छी हूँ या बुरी। शी न्यू जस्ट हाउ आई फेल्ट, और मैं जैसा महसूस कर रही थी, मतलब मैं जैसी भी भावनाओं से गुजर रही थी, उसने मुझे वैसा ही महसूस किया, वैसा ही जाना, वैसा ही समझा। शी सीम्ड टू जस्ट एक्सेप्ट मी, और वह मुझे ऐसी लग रही थी, अर्थात मेरे साथ उसने ऐसा व्यवहार किया जैसे कि वह मुझे पूर्ण रूप से स्वीकार कर रही थी कि मैं जैसी भी हूँ, बस स्वीकार कर लिया उसने मुझे बिना किसी जज के, मतलब बिना मेरे बारे में कोई राय बनाए, मैं जैसी भी हूँ उसी रूप में उसने मुझे स्वीकार कर लिया। यहाँ पर यह छोटी बच्ची बता रही है। आगे हम लोग देखते हैं। With all the faults I had been dealt,
यहाँ पर उसने आगे बताया छोटी बच्ची ने कि जितनी भी मेरी गलतियाँ थी, जितनी भी मेरी बुराइयाँ थी या कमियाँ थी, उन सभी के साथ उसने मुझे स्वीकार कर लिया। अर्थात जो उसकी न्यू फ्रेंड थी उसने उसको स्वीकार कर लिया। आगे यहाँ पर बताया जा रहा है, शी डिडेंट इंटरप्ट मी, उसने मुझे बीच में टोका नहीं, रोका नहीं, मुझे पूरी तरीके से पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दी बोलने की, अपनी बातों को रखने की, अपनी भावनाओं को जाहिर करने की, और उसने मुझे बीच में टोका नहीं। मैंने अपनी सभी बातों को, सभी विचारों को उसके सामने खुलकर बता दिया और उसने मुझे पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया, मैं जैसी भी थी। ऑल नीड टू हैव हर से, और उसने मुझे एक बार भी मतलब ऐसा महसूस नहीं करवाया कि उसको कुछ कहना है। वो पूर्ण रूप से शांत होकर मेरी बातों को सुन रही थी कि मैं क्या क्या फील कर रही हूँ। मैं जो उसको बता रही थी वो पूर्ण लगाव के साथ और पूरी मतलब ध्यान से पूरी बातों को ध्यान से सुन रही थी। शी जस्ट लिसन्ड वेरी पेशेंटली, उसने सभी बातों को बिल्कुल ही शांतिपूर्वक, धैर्य के साथ और बहुत ही समझदारी से सुना। बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं दिखाई, हड़बड़ी नहीं दिखाई मेरी उस ग्रेट न्यू फ्रेंड ने। एंड डिडंट गो अवे, और वह गई भी नहीं। और उसने मतलब ये नहीं कि उसको उबासी आने लगी या वह मतलब बोर होने लगी, तो वह पूर्ण रूप से संयमित थी। उसने मेरी सभी बातों को, सभी विचारों को, भावनाओं को पूर्ण रूप से समझा, मुझे मैं जैसी थी स्वीकार किया। मेरी हर एक बात पर उसने ध्यानपूर्वक ध्यान दिया और सभी बातों को समझा और मुझे पूर्ण रूप से जैसी मैं थी, मेरी अच्छाई बुराई गुणों के साथ और गुणों के साथ स्वीकार किया। आगे बता रही है ये छोटी बच्ची, आई वांटेड हर टू अंडरस्टैंड, मैं उसको समझना चाहती थी, मैं भी उसको समझना चाहती थी। मतलब जब फ्रेंड इतनी अच्छी समझती है तो जाहिर सी बात है इसमें भी एक आप कह सकते हैं अभिरुचि जागेगी या जिज्ञासा होगी कि मैं भी इसको समझूं। हाउ मच दिस मीन्ट टू मी, यह मेरे लिए कितनी बड़ी बात होगी कि जब मेरी फ्रेंड, मेरी मित्र, मेरी सहेली मुझे इतना समझ रही है, मेरी माता की तरह समझ रही है, मतलब पूर्ण रूप से समझ रही है, तो मैं भी उसको समझूं। यह भी मेरे लिए कितना मायने रखती होगी, कितनी मतलब विशेष बात होगी कि जब ऐसी सखा, ऐसी मित्र, सहेली किसी को मिल जाए तब तो उसकी लाइफ सबसे बेस्ट हो जाएगी भाई, आप समझ सकते हैं। बट एज आई वेंट टू हग हर, लेकिन जैसे ही मैं उसको अपने मतलब बाहों में लेने चली, अर्थात आलिंगन करने चली उसका, अर्थात आप कह सकते हैं गले मिलने चली या उसको अपने गले से लगाने चली, समथिंग स्टार्टलेड टू मी, तभी मैं बहुत ही आश्चर्यचकित हो गई, मतलब बहुत ही शॉक हो गई, बहुत ही विस्मय में आ गई, सोचने लगी या हड़बड़ा गई या बहुत चक्का रह गई, आप कुछ भी कह सकते हैं, कोई भी शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। तो समथिंग स्टार्टलेड टू मी, यहाँ तक हम लोगों ने समझा। अब इस पिक्चर को हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर इस पिक्चर को अब हम लोग देख रहे हैं जो हम लोगों के लेसन में। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक छोटी बच्ची है, क्लास 3 की बुक है, तो आप समझ सकते हैं इसकी एज 8 से 10 ईयर्स के बीच में मान सकते हैं हम लोग। ईयर्स को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ऐसे लिखते हैं, जिसके लिए हिंदी में आप वर्ष या मतलब साल शब्द हिंदी में प्रयोग कर सकते हैं। और ईयर इसको हम लोग एज या उम्र कहते हैं। तो ये एक छोटी बच्ची है जो कि स्कूल ड्रेस में रेडी है, अर्थात सुबह की हम लोग इसको इमेजिन कर सकते हैं ये मॉर्निंग का टाइम होगा। आप कॉमन सेंस लगाया करिए, कोई भी चीज़ अगर आप एक्सप्लेन कर रहे हैं एज ए टीचर तो आप अपने कॉमन सेंस को थोड़ा हाई करके रखा करिए, जिससे कि आप अपने स्टूडेंट्स को बहुत ही डिटेल्ड वे में और ब्रीफ में बहुत ही बेस्ट तरीके से एक्सप्लेन कर सकें, जिससे कि आपके बच्चों को आपके ऊपर बहुत ट्रस्ट हो और आप बच्चों के माइंड में एक अच्छे टीचर के रूप में मेमोराइज हो जाए। तो स्कूल ड्रेस में है बच्ची, तो इसे हम लोग सेंस कर सकते हैं मॉर्निंग के टाइम है, सुबह की टाइमिंग है, रेडी हो रही है बच्ची, मतलब रेडी हो चुकी है, उसके बाद अपने आप को देख रही है, रेडी होते समय ही देख रही है। यहाँ पर बच्ची का ड्रेस स्कर्ट है, ऊपर टी शर्ट है, शूज़ हैं, सॉक्स हैं और
रबर बैंड है, छोटी किया हुआ है छोटी बच्ची ने। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं अपने बच्चों को और समझा सकते हैं कि इसकी ड्रेस कितनी नीट एंड क्लीन है, प्रेस है, शूज कितने पॉलिश हैं, क्लीन है, और इसके हेयर कितने क्लीन हैं, वाश्ड है, और अच्छे से प्रॉपर टाई अप है, मतलब बांधे हुए हैं। और उसके बाद यहाँ पर बॉटल भी है थर्मस, जो कि अपने बैग के साथ लेके जाएगी। आप डिटेल में बता सकते हैं थोड़ा बहुत। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ परफ्यूम जैसे हैं या ऑयल के बॉटल्स हैं, आप बता सकते हैं। यहाँ पर एक सीनरी है जो कि मतलब न्यू एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। न्यू एनर्जी मतलब मॉर्निंग, न्यू एनर्जी नई ऊर्जा या नए दिन को प्रदर्शित करती है, अर्थात मॉर्निंग का सीन है। आप देख सकते हैं सनसेट है, राइज है, ग्रीनरी है। मतलब जीवन में आप हमेशा ऊंचे उठिए, अपने मतलब एक हाल से आप हार नहीं सकते। अंधेरे के बाद जैसे उजाला आता है वैसे ही आप हमेशा कोशिश करते रहिए। ट्राई बट डोंट क्राई, मतलब कोशिश करते रहिए लेकिन रोइए मत, ये बातें। तो उसके बाद यहाँ पर ये एक मिरर है जिसको आप श्रृंगार दान भी कह सकते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको इंग्लिश में हम लोग ड्रेसिंग टेबल कहते हैं। श्रृंगार दान को इंग्लिश में हम लोग ड्रेसिंग टेबल कहते हैं। मैंने किसी क्लास में पढ़ाया था तो मुझे याद है, नहीं तो मुझे भी नहीं पता था कि श्रृंगार दान को ड्रेसिंग टेबल कहते हैं। सजने संवरने का आप कह सकते हैं मेज, कह सकते हैं टेबल, आप कह सकते हैं इसको श्रृंगार दान कहते हैं एक शब्दों में ड्रेसिंग टेबल को। वैसे सजने संवरने का मेज भी आप लिखवा सकते हैं। तो यहाँ पर बच्ची देख रही है अपने आप को, और यही इसकी न्यू ग्रेट फ्रेंड है, अर्थात बच्ची की जो शैडो इमेज ही है वही बच्ची की न्यू ग्रेट फ्रेंड है। बच्ची जो जो करती है, जो जो बोलती है, न्यू फ्रेंड उसकी वही वही मतलब सेम टू सेम रेप्लिका कर दे रही है। रेप्लिका मीन्स उसको रिपीट कर दे रही है, दिखा दे रही है, इमेजिन करवा दे रही है बच्ची को। तो यहाँ पर यही है जो कि एक्सप्रेशन 3 की बुक है, पेज नंबर 70 को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सभी कुछ प्रिंट्स बने हुए हैं आपके बुक में। मैंने थोड़ा इसको मतलब एडिट करके लगाया हुआ है इस पिक्चर को। अब हम लोग आगे देखने की कोशिश करते हैं। हम लोगों ने पिक्चर को थोड़ा समझा। आप ये भी बता सकते हैं कि बच्ची का जो ये रूम है कितना नीट एंड क्लीन है। आप अपने स्टूडेंट्स को भी बोल सकते हैं कि अपने स्कूल को, क्लासरूम को, अपने घर को ऐसे नीट एंड क्लीन रखें। अब हम लोग अगले पेज को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग अपने अगले पेज को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट स्टैंजा है हम लोगों का, आखिरी स्टैंजा है, देखते हैं। I put my arms in front of me and went to pull her near and realized that my new best friend was nothing but a mirror. मैंने जैसे ही अपने दोनों हाथों को, अपनी बाहों को उसके सामने खोला या फैलाया या निकाला, रखा, एंड वेंट टू पुल हर नियर, और उसको अपने करीब खींचने की कोशिश की, अर्थात अपने करीब, अर्थात अपने बाहों से लगाने, बाहों में भरने की कोशिश की, अर्थात अपने सीने के करीब करने की कोशिश की, गले से लगाने की कोशिश की। आप कुछ भी समझा सकती हैं या समझा सकते अपने बच्चों को, विद्यार्थियों को। एंड रियलाइज, और जब मैंने ये करने की कोशिश की, एंड रियलाइज दैट माई न्यू बेस्ट फ्रेंड, तभी मुझे यह एहसास हुआ, मुझे यह पता चला, रियलाइज मीन्स पता चला या एहसास हुआ या जाना या जान गई कि मेरी जो न्यू बेस्ट फ्रेंड, मेरी जो नई पक्की सहेली है, मतलब सबसे विश्वास पात्र मित्र भी बोल सकते हैं आप, भरोसेमंद मित्र भी बोल सकते हैं। मेरी जो नई बेस्ट फ्रेंड मतलब सबसे पक्की वाली जो मेरी नई नई सहेली बनी थी, वह कोई भी नहीं थी, बट नथिंग, वह कोई भी नहीं थी बट अ मिरर, लेकिन वह एक मिरर थी, अर्थात आईना थी, शीशा थी। अर्थात शीशा आईना तो नहीं हो सकती, अर्थात वो जो इमेज थी वो थी, आप कह सकते हैं। कॉमन सेंस यहाँ पे भी लगाने को दे दिया है, कविता में आप समझ सकते हैं। तो मिरर बट अ मिरर, आप इसको थोड़ा करेक्ट भी कर सकते हैं, कविता में है तो ठीक ही है, मतलब इसमें कुछ मीनिंग छुपी हुई है। वाज नथिंग बट अ मिरर, आप इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं। वाज नथिंग बट एन कर सकते हैं, बट एन इमेज ऑफ हर ओन,
इन द मिरर, आप ये कर सकते हैं। मतलब इसमें ये मीनिंग छुपी हुई है कि आईना ही था उसका जो, मतलब आईना ही था उसका जो नया फ्रेंड था। अर्थात आईना तो था नहीं, आईने में जो उसकी प्रतिबिंब थी वही थी, क्योंकि यह फीमेल है तो यह भी फीमेल ही होगी उसकी बेस्ट फ्रेंड। यहाँ पर इसको टेक्स्ट माध्यम से बताया जा रहा है। ये इस पिक्चर को हम लोगों ने एक्सप्लेन कर ही लिया था। ये सन है, मॉर्निंग न्यू एनर्जी को शो कर रहा है। रेप्लिका मतलब ये उसको यहाँ पर प्रोड्यूस कर रहा है, इस रूम में न्यू एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहा है। नीट एंड क्लीन है, बच्ची स्कूल जा रही है, सुबह की टाइमिंग है। हम लोगों ने इसको देख कर लिया था, कवर करने की कोशिश की थी। अब हम लोग इसको वर्ल्डपीडिया को समझने की कोशिश करते हैं। वर्ल्डपीडिया पीडिया जो शब्द है वो बच्चों के लिए आमतौर पर यूज होता है। जैसे आप एनसाइक्लोपीडिया भी देखते हैं तो उसमें भी पीडिया होता है। पीडिया मीन्स होता है कि एक प्रकार का भंडार भी कह सकते हैं, शब्दकोश या भंडार भी। वर्ल्ड मीन्स शब्दों का या शब्द, वर्ल्डपीडिया मीन्स शब्दों का भंडार या शब्दों का सागर भी आप कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो शब्द भंडार ही आप कह सकते हैं या शब्दकोश। अब हम लोग आगे देखने की कोशिश करते हैं। कुछ यहाँ पर मीनिंग दिए हुए हैं वर्ड्स के साथ, उनको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं अपने शब्दों में। ड्रीम मीन्स होता है सपना, स्वप्न या आपकी कोई इच्छा। द सीन ड्यूरिंग स्लिप, यहाँ पर बताया जा रहा है तो जब हम लोग निद्रा में होते हैं, मतलब अचेत अवस्था में होते हैं, सोते हुए रहते हैं, तो जो हम लोग अपने ब्रेन में फील करते हैं, ब्रेन में जो हम लोग इमेजिन करते हैं, जो भी पिक्चर्स हम लोग देखते हैं, जो भी चीज़ें हम लोग मतलब देखते हैं ब्रेन में, जो कल्पना चलती रहती है, उसी को हम लोग एक शब्दों में ड्रीम कह देते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है सीम। सीम मीन्स होता है देखना या प्रतीत करना या जाहिल हो जाना, जान लेना। ये सभी चीज़ें आप सीम के लिए यूज़ कर सकते हैं, जिसका यहाँ पर अर्थ दिया हुआ फील, मतलब महसूस करना, जान लेना, यही सब आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है डेल्ट। इसको डेल्ट नहीं बोलेंगे, इसको डेल्ट बोलेंगे। इसका प्रोनाउंसिएशन डेल्ट होता है। डेल्ट मीन्स बिहेव्ड, मतलब व्यवहार करना या समझौता करना, जैसा कि मैंने आपको समझा ही दिया था पहले। तो यहाँ पर बिहेव्ड मीन्स व्यवहार करना या उसके साथ बर्ताव करना, उस प्रकार का आप कह सकते हैं। पेशेंटली मैंने आपको समझा दिया। यहाँ पर विथ फेथ, मतलब बहुत ही करुणा के साथ। करुणा, फेथ मीन्स होता है करुणा या वफादारी के साथ, ईमानदारी के साथ, आप कुछ भी कह सकते हैं। जैसे फेथफुल फ्रेंड्स भी होते हैं, फेथफुल फ्रेंड्स। मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाया हुआ है, जो कि क्लास 7 या 8 का ये कोई पोएम है, इस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है। ये क्लास 10th में भी था शायद, मेरी क्लास में जब मैं पढ़ रहा था हिंदी मीडियम में, लेकिन मैंने इस पर वीडियो इंग्लिश मीडियम की किसी बुक का बनाया, शायद में भी क्लास 8 या 7 की बुक है। उसमें फेथफुल फ्रेंड्स, तो ट्रू फ्रेंड्स बोल सकते हैं या फेथफुल फ्रेंड्स बोल सकते हैं या फ्रेंड्स फॉरएवर बोल सकते हैं। ये सभी साइनोनिम्स हो जाते हैं। साइनोनिम्स को हिंदी में हम लोग पर्यायवाची कहते हैं। पर्यायवाची नहीं, पर्यायवाची होता है। तो नेक्स्ट जो वर्ड है हम लोगों ने देखा, फेल्ट को भी समझ लिया, और रियलाइज मीन फेल्ट, महसूस कर लिया, जान गया या जान गई, भरोसा हो गया, यकीन हो गया, आप कुछ भी कह सकते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वह लव एंड लाइफ। लव मीन्स प्रेम, प्यार, लाइफ मीन्स जीवन। तो हियर एवरीथिंग दैट इज ब्यूटीफुल, यहाँ कविता में इसका मतलब है कि जो कुछ भी सुंदर है, जो कुछ भी शक्तिवान है, सुंदर है, अच्छा है, मतलब उसके लिए यहाँ पर लव एंड लाइफ बता दिया गया। मतलब जीवन की कल्पना करी गई है कि जीवन कितना खूबसूरत हो सकता है, मतलब अगर सब लोग अच्छे हो जाए तो पूरा पृथ्वी पर जीवन कितना सुंदर हो सकता है, जीव जंतु सब प्रेम से रह सकते हैं। तो यही बताया गया। पॉल्यूशन ख़त्म हो जाएगा, मतलब सब एक दूसरे का सम्मान करेंगे, लड़कियों के साथ बदतमीजी नहीं होगी, और मतलब सब एक दूसरे का सम्मान करेंगे, आदर सम्मान करेंगे, तो कितना अच्छा हो जाएगा, यही बताया गया। नेक्स्ट वर्ड है वाइजर। इसको भी मैंने आपको पांडव वर्ड में बता ही दिया है। टू हैव गुड और बैड स्टेटमेंट, किसी के बारे में एक राय बना लेना या कथन कह देना कि तुम अच्छे हो या तुम बुरी हो, तुम अच्छी हो, वो बुरा है। ये जो फ्रेंड्स आपस में चुगली करते हैं, मतलब इसको आप कह सकते हैं, जो हिंदी में लोग बोलते हैं कुत्ते भौंकते रहते हैं, तो वैसा ही कुछ है, आप समझ सकते हैं। किसी के बारे में अच्छा या बुरा बोलते रहना या विचार बना लेना, उसी को हम लोग जज कह सकते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वह है इंटरप्ट। इसको भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है पाउंडर वर्ड में। स्टॉप फॉर समथिंग,
इंटरप्ट मीन्स रोक देना, बीच में अड़ंगा डाल देना, व्यवधान कर देना या मुसीबत लाना, यही सब है इंटरप्ट। मुसीबत आएगी तो भाई काम रुक ही जाता है सभी का। जैसे आप जा रहे हैं रोड पे और गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया आपका, तो वो गाड़ी इंटरप्ट हो गई, आपकी राइडिंग इंटरप्ट हो गई। राइडिंग मीन्स आपकी जर्नी, यात्रा इंटरप्ट हो गई, तो भाई प्रॉब्लम आ गई वहाँ पर आपको। तो इंटरप्ट मीन्स स्टॉप, वहाँ पर आप स्टॉप हो गए, रुक गए किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी तरीके से, तो वही है इंटरप्ट। नेक्स्ट जो वर्ड है वह है स्टार्टले, जिसको मैंने आपको समझा ही दिया। शॉक हो जाना मतलब बहुत ही विस्मय में आ जाना, या विस्मय जिसको कहते हैं आश्चर्यचकित हो जाना, बहुत चक्का रह जाना, हक्का बक्का रह जाना या हड़बड़ा जाना भी आप बोल सकते हैं। जैसे आप कोई घर में, आपके फ्रिज में मिठाई रखी हुई है, मीठा रखा हुआ है, आप चुपके से जाके खा रहे, तभी अचानक से आपकी कोई छोटी बहन या छोटा भाई या आपके पेरेंट्स आ जाते हैं, तो आप शॉक्ड हो जाते हैं, आप मतलब आपकी चोरी पकड़ ली जाती है, तो आप स्टार्टलेड हो जाते हैं। इसके लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं। लास्ट वर्ड है इस बॉक्स में, वर्ल्डपीडिया के बॉक्स में, तो वह है मिरर। इसको भी हम लोगों ने समझ ही लिया था। लुकिंग ग्लास, लुकिंग ग्लास मतलब जिसमें हम लोग अपने आप को देखकर सजाते संवारते हैं। जैसे इसमें शादी का अर्थात लगन, जिसको लगन या लग्न बोलते हैं, उसका सीजन चल रहा है, तो इस समय आप अपने आप को आईने में ज़्यादा ही देखते होंगे। आपकी जो मम्मी होंगी, सिस्टर्स होंगी, वो तो बहुत ही ज़्यादा देखती होंगी। अब हम लोग आगे देखने की कोशिश करते हैं। लुकिंग ग्लास अर्थात जिसमें हम लोग देख कर खुद को संवारने की कोशिश करते हैं, अच्छे से बनने जिसको कहते हैं बन ठन कर रहने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट हम लोग एक्सरसाइज को देखते हैं। ओरल असाइनमेंट, ओरल मीन्स होता है मौखिक, असाइनमेंट मीन्स होता है कार्यभार। मतलब जो इस पाठ से हम लोगों ने इस कविता में जो कुछ भी जाना सीखा समझाया, उससे के ऊपर ये जो नीचे कुछ प्रश्न दिए गए, इसके हम लोगों को मौखिक उत्तर देने हैं। मौखिक तो मतलब लिखा ही है ओरल बस, लेकिन यहाँ पे आपको टिक लगाना है। तो असाइनमेंट मीन्स होता है कार्यभार, या जो काम दिया जाता है, आपको पहले कुछ समझाया जाएगा, उसके बाद आपको उसी जो आपने सीखा या समझाया उसी के ऊपर कोई काम दे दिया जाता है, तो उसी को हम लोग असाइनमेंट कहते हैं। ओरल मीन्स होता है मौखिक, जिसको कि आप बचपन से सुनते आ रहे होंगे कि आपका ओरल होगा, ओरल एग्जाम होगा, मतलब टीचर साहब से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, नंबर दे देते हैं, उसी को ओरल कहते हैं। एक रिटन एग्जाम होता है जिसमें आप लिखते हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं इसमें ए को, टिक करेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, मतलब जो सही है उस पर सही का निशान लगाइए, जो विकल्प सही है उस पर सही का निशान लगाइए। ऑप्शन मतलब होता है विकल्प। पहला क्वेश्चन है हु इज आई हियर, यहाँ पर इस कविता में आई मैं कौन है। पहला ऑप्शन है पोएट, दूसरा ऑप्शन है बेस्ट फ्रेंड, तीसरा ऑप्शन है न्यू फ्रेंड। तो यहाँ पर जो बेस्ट फ्रेंड हु इज आई हियर, तो यहाँ पर बेस्ट फ्रेंड तो है नहीं, न्यू फ्रेंड भी नहीं है। न्यू फ्रेंड तो आईने में थी, मिरर में थी, और बेस्ट फ्रेंड उसकी न्यू फ्रेंड ही थी जो कि बेस्ट फ्रेंड थी। तो ये दोनों तो एक दूसरे के साथ ही जुड़े हुए इंटरलिंक हैं, तो ये दोनों ऑप्शन में हम लोगों के होंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर वो छोटी बच्ची ही बता रही है, अर्थात वही यहाँ पर पोएट बनी हुई है, अर्थात आप कह सकते हैं पोएटेस बनी हुई है, कवित्री बनी हुई है, लेकिन यहाँ पर पोएट है तो हम लोग पोएट को ही टिक करेंगे। तो हुई जाए है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे पोएट, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कविता में पोएट का नाम तो है नहीं, अर्थात ये बच्ची ही अपनी जो अपनी अपने एक्सपीरियंस को बता रही है, अपने अनुभवों को बच्ची ही कविता के माध्यम से यहाँ पर हम लोगों के साथ मतलब उसको बांट रही है। कविता के माध्यम से ही हम लोगों के साथ अपनी जो मतलब यादें हैं या जो भावनाएं हैं उसको बता रही है कविता के माध्यम से, अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से, अनुभव के माध्यम से। तो यहाँ पर पोएट जो है वो उसके लिए आई शब्द का प्रयोग हुआ है। दूसरा जो क्वेश्चन है वह है व्हाट डू यू मीन बाय जज्ड। जज का अर्थ क्या होता है, मैंने आपको बता दिया। क्रिटिसाइज होना मतलब आपकी क्रिटिसाइज मतलब वो आपको मतलब बुरा कहना, आपके बारे में नेगेटिव बातें करना। अप्रिशिएटेड मीन्स होता है
आपकी तारीफ़ करना, अच्छी बातें करना, आपके लिए आपकी बड़ाई कर देना, आपकी कमी निकालना, क्रिटिसाइज मीन्स हो सकता है मतलब ये अच्छाई है ये बुराई है, इसी के बारे में बात करना आपकी। ऑब्जर्व मीन्स होता है विचार बना लेना, तो जज मीन्स ऑब्जर्व ही होगा क्योंकि मैंने बताया कि या तो अच्छी कोई राय बना लेगा या बुरी, तो ऑब्जर्व में दोनों आते हैं अच्छी बुरी, लेकिन ये तो सिर्फ बुराई है, ये तो सिर्फ अच्छाई, तो केवल एक तो हो नहीं सकती, तो दोनों विचार लोगों के दिमाग में आ सकता है भाई। तो इसलिए यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन का जो हम लोगों का सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डज इट मीन समथिंग स्टार्टलेड टू मी, मतलब समथिंग कुछ मुझे बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित प्रतीत हुआ या लगा। तो इसमें देखते हैं ऑप्शंस को। द पोएट वाज शॉक्ड, द पोएट वाज जॉयस, द पोएट स्टार्टेड टू वर्क। जो कवि है अर्थात पोएटेस है, इसमें कवि बार बार आ रहा है, पोएट लिखा हुआ है, इसको आप पोएटेस भी कह सकते हैं, पोएटेस। पोएटेस मीन्स होती है कवित्री, महिला अर्थात स्त्री, और पोएट मीन्स होता है कवि अर्थात पुरुष। तो यहाँ पर पोएटेस बच्ची है छोटी, तो हम लोग पोएटेस कह सकते हैं, सी पोएट भी कह सकते हैं, सी पोएट भी आप कह सकते हैं। जैसे पीकॉक को हम लोग ही पीकॉक, सी पीकॉक, ही पीकॉक कहते हैं, वैसे ही सी पोएट भी आप कह सकते हैं, कोई गलत तो होगा नहीं, क्योंकि जो समझदार टीचर होंगे वो तो सही कर देंगे, जो कम समझदार टीचर होंगे वो क्रॉस ही कर देंगे। तो यहाँ पर जो पोएट है वह शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसको तभी यकीन होता है, मतलब वो समझती है कि यह तो मेरी इमेज ही है मिरर में, तो इसलिए वह शॉक्ड हो जाती है। जॉयस वो खुश तो रहती नहीं उस समय, वो तो जब बड़बड़ाती रहती है अपनी सब बातों को इमेज मतलब आईने के सामने खड़ी होकर, तो तब खुश रहती है भाई कि उसकी जो न्यू फ्रेंड है वो पूर्ण रूप से उसको उसी के रूप में स्वीकार करी, उसको बदलने की कोशिश नहीं कर रही, कुछ कह नहीं रही। जो थर्ड ऑप्शन है द पोएट स्टार्टेड टू वर्क, वो अपना काम करने लगती, तो काम तो करती नहीं, वो तो बस बातें बता रही थी, अपनी सब अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को, अनुभवों को शेयर कर रही थी, तो पोएट शॉक्ड हो जाती। इसका मतलब समथिंग स्टार्टलेड टू मी अर्थात शॉक हो जाना। जो चौथा क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं, होम डड द पोएट गो टू हग, न्यू फ्रेंड, ओल्ड फ्रेंड, गुड फ्रेंड। तो अ ग्रेट न्यू फ्रेंड जैसा कि कविता में बोला गया है, इसलिए यहाँ पर न्यू फ्रेंड, तो नई जो उसकी सहेली सखा बनी थी वही। ओल्ड फ्रेंड तो नहीं यहाँ पर होगा क्योंकि ओल्ड फ्रेंड बता नहीं गया, वैसे ओल्ड फ्रेंड ही ग्रेट फ्रेंड होते हैं, लेकिन यहाँ पर कविता के माध्यम से न्यू फ्रेंड ही है, तो इसलिए हम लोग न्यू फ्रेंड को टिक लगाएंगे, गुड फ्रेंड भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो वर्ड है कविता में अ ग्रेट न्यू फ्रेंड, आप देख सकते हैं कविता में, यहाँ पर आप देख सकते हैं पहली लाइन में है अ ग्रेट न्यू फ्रेंड, गुड और ओल्ड है नहीं, तो इसलिए यहाँ पर न्यू फ्रेंड को हम लोग टिक करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा एक्सप्लेनेशन। अगर आपको आ रहा है तो आप मुझे सपोर्ट करिए और मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ अधिक से अधिक शेयर करिए अपने रिलेटिव में, और मुझे सपोर्ट करिए। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है बी कंप्लीट द लाइन्स, मतलब इनको पूर्ण करना है, ये जो नीचे वाक्य लिखे हुए हैं जो अधूरे वाक्य हैं, मतलब आपको कंप्लीट करना है, पूर्ण करना है। पहला है द न्यू फ्रेंड डिड नॉट, उसके बाद यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं द न्यू फ्रेंड डिड नॉट, यहाँ पर देखते हैं हम लोग तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द न्यू फ्रेंड, ये डिडेंट है, इसी को वहाँ पर डिड नॉट लिखा गया, द न्यू फ्रेंड डिड नॉट इंटरप्ट, तो इसमें पहले में आप इंटरप्ट फिल करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं द न्यू फ्रेंड डिड नॉट इंटरप्ट मी, इसको आप डिडेंट भी लिख सकते हैं, डिड नॉट को हम लोग साथ में मिलाकर लिखेंगे डिडेंट, यहाँ पर DID और एन, ऊपर जो ऐसे कॉमा आ जाता है उसको हम लोग एपोस्ट्रॉफी कहते हैं, तो डिडेंट, डिड नॉट को मिलाकर लिखते हैं तो डिडेंट हो जाता है, इसको डिडेंट पढ़ते हैं, और जब अलग अलग लिखते हैं तो डिड नॉट, द न्यू फ्रेंड डिड नॉट इंटरप्ट मी। दूसरा जो है आई वेंट टू पुल, आई वेंट टू पुल, अब हम लोग देखते हैं दूसरे में क्या होगा, यहाँ पर लास्ट में था शायद आई वेंट टू पुल, यहाँ पर देख सकते हैं आप आई एंड वेंट टू पुल हर नियर, तो यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं एंड वेंट टू पुल हर नियर, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं आई वेंट टू पुल
हर नियर। यहाँ पर आई वेंट टू पुल हर नियर आप फिल कर लेंगे। नेक्स्ट जो है वो देखते हैं शी न्यू फेल्ट। अब हम लोग देखते हैं शी न्यू फेल्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं शी न्यू फेल्ट यहाँ पर है, आप देख सकते हैं शी न्यू जस्ट हाउ आई। यहाँ पर आप फिल करेंगे जस्ट हाउ आई, तो इसमें आप फिल कर सकते हैं शी न्यू जस्ट आई फेल्ट, जस्ट आई फेल्ट। नेक्स्ट जो है वह है शी जस्ट पेशेंटली, शी जस्ट लिसेंड पेशेंटली, यही होगा। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं शी जस्ट लिसेंड वेरी पेशेंटली, तो यहाँ पर लिसेंड वेरी आप फिल कर लेंगे। तो यहाँ पर शी जस्ट लिसेंड वेरी पेशेंटली आप फिल कर लेंगे, अर्थात वह बहुत ही धैर्य के साथ सभी बातों को उसकी सुनती है और वह जानती है कि वह कैसी फील कर रही थी। मैं उसको पास खींचने की कोशिश कर रही थी, अर्थात गले से लगाने की कोशिश की बात यहाँ पर है। और डिड नॉट, यहाँ पर मैंने कुछ बताया था वो मैं भूल रहा हूँ, देख लेते हैं। डिड नॉट, डिडेंट, हाँ इंटरप्ट, अर्थात बीच में रोकती टोकती नहीं है, वो बोलती रहती है, उसकी फ्रेंड उसकी सभी बातें सुनती है, ये पहले में मैंने बताया था। डिडेंट इंटरप्ट में। आखिरी वाले को देखते हैं पास में स्टेटमेंट को, एंड रियलाइज्ड बेस्ट फ्रेंड, ये लास्ट ही है क्योंकि लास्ट में तो लास्ट ही में आएगा, कॉमन सेंस से यहाँ पर है। एंड रियलाइज that my new best friend was nothing but a mirror, and realize that my best friend, यहाँ पर realize that my best friend आप फिल कर सकते हैं, that my best friend यहाँ पर देखिए realize that my new best friend, तो यहाँ पर बेस्ट फ्रेंड है तो that my new आप फिल कर देंगे, बेस्ट फ्रेंड हो जाएगा आपका। तो ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग यहाँ पर आगे देखने की कोशिश करते हैं राइटिंग असाइनमेंट। राइटिंग असाइनमेंट में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। राइटिंग असाइनमेंट अर्थात इन असाइनमेंट मतलब काम दिया गया जो आपको सौंपा गया है। राइटिंग में लिख कर बताना है, मतलब लिखे जाने वाले जो कार्यभार है उसको आपको करना है। लेख अर्थात इसमें आपको लेखन करना है, तो उसी को हम लोग राइटिंग असाइनमेंट कहते हैं। लेखन कार्य इसको आप कह सकते हैं राइटिंग असाइनमेंट को हिंदी में। तो इसमें देखते हैं ए है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। पहला क्वेश्चन है होम डज द पोएट मीट टुडे, आज जो कवि है अर्थात पोएटेस है, कवित्री है, वो किससे मिलती है। दूसरा क्वेश्चन है हाउ डज द पोएट्स न्यू फ्रेंड लिसन टू हिम, और जो कवि अर्थात कवित्री की जो नई मित्र अर्थात सखा बनती है, सहेली बनती है, वो उसे किस प्रकार से उसके साथ सभी बातों को उसको सुनती है, उसके साथ रहती है, अर्थात यही पूछ रहा है। वाई इज द पोएट शॉक्ड, और जो कवि अर्थात पोएटेस है, कवित्री है, वह क्यों शॉक्ड हो जाती है, आश्चर्य में आ जाती है। व्हाट इज द पोएट्स न्यू फ्रेंड, और जो कवित्री अर्थात पोएट कवि है, कवित्री है, उसकी नई सहेली कौन है। तो यही 4 क्वेश्चन है। इस चारों क्वेश्चन के उत्तर को हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे। आगे हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर बी में क्या पूछा है। तो बी में आपसे देखिए क्या पूछ रहा है, लिस्ट द थिंग्स द न्यू फ्रेंड शेयर्स विद पोएट। तो यहाँ पर आपको बताना है कि न्यू फ्रेंड ने पोएट के साथ क्या क्या शेयर किया। तो हम लोग देख लेते हैं, मैं आपको कविता में ले चलता हूँ, वहाँ पर आपको अंडरलाइन करूँगा, आप यहाँ पर फिल मतलब लिख लीजिएगा, अपने स्टूडेंट्स को लिखवा लीजिएगा। तो हम लोग कविता में वापस आ रहे हैं अपने। तो हम लोग देखते हैं कि न्यू फ्रेंड ने क्या क्या शेयर किया है। तो यहाँ पर हम लोग पहले स्टैंडा में तो बस बातें ही हो रही हैं, शुरू हो रही हैं, तो हम लोग देखते हैं। तो न्यू फ्रेंड ने आप लिख लीजिए प्रॉब्लम्स, ड्रीम्स, लव एंड लाइफ, और
फीलिंग, एक्सेप्टेंस आप लिखवा सकते हैं, एक्सेप्टेंस अर्थात स्वीकार कर लिया उसको उसके रूप में जैसे वो है, और फॉल्ट्स उसकी जितनी भी बुराइयाँ थी या कमियाँ थी उसके साथ, और क्या क्या शेयर किया। और यहाँ पर आप कह सकते हैं कि सभी बातों को उसने मतलब यहाँ पर शेयर किया। फीलिंग्स भी आप लिखवा सकते हैं, फीलिंग्स। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो बस इतनी ही बातें हैं आप लिखवा सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप हर्षित बुक से देखकर ही लिखवाएं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं फीलिंग्स, लव एंड लाइफ प्रॉब्लम्स, और इसको आप क्या कह सकते हैं, और फॉल्ट्स अर्थात कमियां या अवगुण जो भी हैं, ETC आप कह सकते हैं। इतनी चीज़ों को कविता में भी हम लोगों ने देखा, और इतनी चीज़ें तो सभी शेयर करते हैं जो फ्रेंड्स होते हैं। तो जो नई फ्रेंड थी उसने अपनी उस फ्रेंड के साथ ये सभी चीज़ें शेयर की अर्थात बांटा। तो अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पोएट बार बार आ रहा है, आप इसको पोएटेस करवा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर छोटी बच्ची डिनोट हो रही है। छोटा बच्चा तो है नहीं कि पोएट वर्ड हम लोग यूज़ करें, तो आप समझ सकते हैं। अब हम लोग लैंग्वेज स्किल को देखते हैं। लैंग्वेज अर्थात भाषा, स्किल मतलब कौशल। तो आप अपने आसपास के लोगों से अगर अच्छे से रहना चाहते तो आपको भाषा का ज्ञान अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि भाषा से आप किसी के प्यारे दुलारे हो सकते हैं, और उसी ज़ुबान से अगर आप गलत शब्दों को या गलत तरीके से बोलेंगे शब्दों को तो आप उन लोगों के दुश्मन भी बन सकते हो। तो भाषा का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। तो लैंग्वेज स्किल बहुत ही जीवन जीने के लिए सबसे मतलब कह सकते हैं आप आवश्यक कलाओं में से एक है लैंग्वेज स्किल। कौशल अर्थात कला आपको आना चाहिए, लोगों से अच्छे तरीके से बात करने का, व्यवहार करने का, किस परिस्थिति में कैसे व्यवहार करना चाहिए, इसी को हम लोग स्किल कहते हैं, या लाइफ स्किल आप कह सकते हैं उसके लिए, जीवन कौशल। अब हम लोग देखते हैं ए को, यूज डिक्शनरी एंड फाइंड वन मोर सेम मीनिंग वर्ड टू द फॉलोइंग। अपने शब्दकोश को प्रयोग करिए और नीचे जो शब्द दिए गए उन्हीं के समान अर्थ वाले एक नए शब्द को प्राप्त करिए। अर्थात यहाँ पर लिखना ही है, आपको यही कह रहा है, सिंपल। तो फ्रेंड है, फ्रेंड के लिए हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, फ्रेंड के लिए हम लोग यहाँ पर आप फ्रेंड के लिए मेट्स लिख सकते हैं, जैसे क्लास मेट्स होते हैं, आप बोलते हैं मेट्स लिख सकते हैं फ्रेंड के लिए। लाइफ के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, लाइफ के लिए जैसे कि आप लिख सकते हैं, लाइफ के लिए आप लिख सकते हैं अलाइव मतलब जीवित होना, या आप इसको लिख सकते हैं एग्जिस्टेंस अर्थात मतलब उपस्थिति होना, आप लिख सकते हैं एग्जिस्टेंस। या इसके लिए आप मॉर्टल भी लिख सकते हैं, जैसे मॉर्टल अर्थात जिनका जन्म होगा उनकी मृत्यु तो अवश्य ही है निश्चित ही है, तो आप मॉर्टल भी लिख सकते हैं। या आप एंटिटी भी लिख सकते हैं लाइफ के लिए। और फ्रेंड के लिए आप जैसे कि मैंने आपको बताया, आप मेट भी लिख सकते हैं, आप एलाई भी लिख सकते हैं, कंपेनियन भी लिख सकते हैं, कंपेनियन अर्थात साथी, एलाई अर्थात साथी। आप एसोसिएट भी लिख सकते हैं, एसोसिएट अर्थात सहकर्मी या सहपाठी, जो भी आप कह सकते हैं, या साथ में काम करने वाले लोग। और इंटरप्ट अर्थात बीच में रुकावट कर देना, इसके लिए आप लिख सकते हैं कट। जैसे आप नेट चला रहे हैं, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, तो आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, तो नेटवर्क कट हो जाता है या नेटवर्क ब्रेक होता है, तो उसके लिए आप कहते हैं कि इंटरप्ट हो रहा है, सर्विस इंटरप्ट हो रही है, व्यवधान पड़ रहा है, मतलब खलल आ रहा है, काम में आपके रुकावट आ रहा है, तो उसके लिए इंटरप्ट होता है। तो इसके लिए आप कट लिख सकते हैं, या ब्रेक लिख सकते हैं कि ब्रेक हो रहा है, सिग्नल ब्रेक हो रहा है आप कहते हैं। या इसके लिए आप पंक्चुएट भी लिख सकते हैं, पंक्चुएट अर्थात पंक्चुएशन आप समझ सकते हैं, अर्थात विराम लगा देना, या मतलब
अल्प विराम लगा देना या पूर्ण विराम लगा देना, रोक देना अर्थात समाप्त करना या रोक देना, अवधान कर देना, पंक्चुएट, आप ये सभी शब्द इंटरप्ट के लिए यूज कर सकते हैं। जो अगला जो वर्ड है वो है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम अर्थात इसको हम लोग कहते हैं कि क्या इशू फेस कर रहे हो, क्या समस्या आ रही है, क्यों नहीं पढ़ रहे हो तुम, ऐसे टीचर्स बोलते हैं। तो प्रॉब्लम के लिए इश्यू, प्रॉब्लम को आप क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, जैसा कि सिंपल सा ये कि प्रॉब्लम है, ये क्वेश्चन है, या इसको आप लिख सकते हैं वरी। वरी मीन्स परेशानी, प्रॉब्लम होगा तभी तो परेशानी आएगी, चिंता आएगी। इसके लिए आप लिख सकते हैं मेस, जैसे कहते हैं क्या मेस हो रहा है, व्हाट आर यू डूइंग, आप इतना मेस क्यों कर रहे हैं, आप इतनी हड़बड़ी में क्या कर रहे हैं, सब काम किससे आप मतलब दो दो हाथ कर रहे हैं, मेस कर रहे हैं, या जुबानी जंग कर रहे हैं। मतलब जब दो लोग आपस में या दो से अधिक लोग आपस में जुबानी जंग करते हैं, उसके लिए भी हम लोग मेस कर सकते हैं, आपस में फाइटिंग कर रहे हैं तो मेस कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग मेस भी लिख सकते हैं, इशू भी लिख सकते हैं, वरी भी लिख सकते हैं, क्वेश्चन भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है फॉल्ट। फॉल्ट मीन्स होता है कि कमियां या गड़बड़ियां आप कह सकते हैं। तो इसके लिए होता है, फॉल्ट के लिए आप लिख सकते हैं गिल्टी, मतलब दोषी, क्योंकि जो दोषी होगा भाई साबित कर दिया जाएगा, उसी में लोग कमियां निकालते हैं। इसके लिए आप ब्लेम शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। ब्लेम मीन्स दोष लगाना, दोषारोपण करना, या इसको हम लोग शॉर्ट कमिंग्स भी कह सकते हैं। जैसे आप क्लास 9 10 में या किसी भी क्लास में साइंस में पढ़ेंगे तो जो सिद्धांत होते हैं उनमें जो कमियां रहती हैं उनको हम लोग इंग्लिश में ड्रॉबैक्स या शॉर्ट कमिंग्स कहते हैं। तो शॉर्ट कमिंग्स लिख सकते हैं, या शॉर्ट कमिंग या ड्रॉबैक्स भी लिख सकते हैं आप। तो हम लोगों ने यहाँ तक समझ लिया। अब हग को समझ लेते हैं। ये जो वर्ड है हग मतलब गले लगाना, मतलब आलिंगन करना। तो इसके लिए इंग्लिश में वर्ड हो सकता है एम्ब्रेस। एम्ब्रेस मीन्स होता है अपना लेना, स्वीकार कर लेना, गले लगा लेना, या आप इसको कडल भी लिख सकते हैं। कडल अर्थात मतलब स्वीकार करना, गले से लगा लेना प्रेम के साथ। क्लच भी बोल सकते हैं आप इसको, और इसको आप एनवेलप भी बोल सकते हैं। एनवेलप, एनवेलप अर्थात गले से लगा लेना, स्वीकार कर लेना या अपना लेना। क्लच मीन्स भी वही होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने समझने की कोशिश की। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं बी को। रीड एंड अंडरस्टैंड, पढ़िए और समझिए अर्थात उनके अर्थों को समझने की कोशिश करिए। एक्ट और प्लस वार, तो एक्ट में वार जोड़ देते हैं, मिला लेते हैं तो एक्टर बन जाता है। एक्टर अर्थात अभिनेता, जो पर्दे पर अभिनय करता है और उसको हम लोग एक्टर बोलते हैं। चाहे वो टीवी सीरियल में कर रहा हो या मूवीज में या प्रसार में, छोटे छोटे एड्स में। प्रसार को इंग्लिश में लोग एड्स कहते हैं। तो कोई भी अगर अभिनय कर रहा है तो उसको एक्टर कहते हैं, कहीं पर भी। तो ज़रूरी नहीं है वो हीरो ही हो। तो एक्टर मतलब एक ब्रॉड, बड़े पैमाने पर इस शब्द को प्रयोग किया जाता है। कोई भी अभिनय करता है किसी भी क्षेत्र में तो उसको हम लोग एक्टर कहते हैं। वर्क में या जोड़ देते हैं तो वर्कर हो जाता है, अर्थात काम करने वाला मजदूर या मजदूरीन, आप जो भी कह सकते हैं। तो वर्क में ई आर जोड़ देते वर्कर हो जाता है, एक्ट में ओ आर जोड़ देते एक्टर। तो ओ आर और ई आर के बारे में बात हो रही है। यहाँ पर आगे बताते हैं वी कैन मेक नाउन्स बाय एडिंग ई आर और ओ आर टू द वर्क। एक्ट है अर्थात कोई काम किया जा रहा है, तो ये एक वर्ब हो गया। वर्क काम है भाई, कोई काम है, तो ये भी एक वर्ब है। और मतलब जैसे पढ़ने का एक काम हो गया, सोने का काम हो गया, खाने का काम हो गया, तो वर्क ही किया जा रहा है, तो इसलिए यह एक वर्ब है। जो वर्क शब्द है यह एक वर्ब है, क्रिया है। तो इसमें हम लोग तो बताया जा रहा है कि वर्ब क्रिया में अगर हम लोग ओ आर या ई आर जोड़ते हैं तो वह क्रिया एक नाउन संज्ञा बन सकती है। तो यहाँ पर जैसे एक्ट में वाला जोड़ दिया गया एक्टर, एक्टर अर्थात अभिनय करने वाला, तो अभिनय करने वाला एक नाउन है क्योंकि पर्सन है। वर्कर काम करने वाला एक पर्सन है, तो यह भी एक नाउन बन गया। तो ये वर्ब था, ये नाउन बन गया, ये वर्ब था, ये नाउन बन गया, जो कि इसमें ई आर ऐड हुआ है, इसमें ओ आर ऐड हुआ है। यहाँ पर यही बताया जा रहा है। तो आप इसको याद कर सकते हैं कि अगर हम लोग वर्ब में ई आर या ओ आर ऐड करते हैं तो वो नाउन बन सकता है। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कुछ। नाउ मेक नाउन्स बाय यूजिंग ओ आर स्लैश ई आर, इसको हम लोग स्लैश बोलते हैं। स्लैश, जैसे आप गेम खेलते हैं तो आप स्लैश मारते हैं, तलवार से ऐसे काट देते हैं फ्रूट कटिंग को, तो वो स्लैश ही होता है।
स्लैश मीन्स आप ऐसे ढाल मार देते हैं, तो यहाँ पर वही साइन है स्लैश। इसका मतलब होता है अथवा या अतिरिक्त आप कह सकते हैं, यहाँ पर समझाने के लिए अपने बच्चों को। टीच, टीच में हम लोग ई आर जोड़ते हैं तो टीचर हो जाता है। लर्न में हम लोग ई आर जोड़ते हैं तो लर्नर हो जाता है। फाइट में हम लोग ई आर जोड़ते हैं तो फाइटर हो जाता है। टीच मतलब पढ़ाने का काम है, तो यह एक काम है तो वर्ब हो गया, लेकिन पढ़ाने का काम कौन करवा रहा है? टीचर। तो टीचर अर्थात टीचर में पढ़ाने वाला व्यक्ति, इसमें दोनों आ सकता है, मतलब दोनों लोग आ सकते हैं, महिला और पुरुष दोनों। तो स्त्री पुरुष दोनों, मतलब आपकी मैडम, मिस और आपके सर जो भी हैं वो सभी आ सकते हैं। इसलिए आप गुड मॉर्निंग मैडम या गुड मॉर्निंग सर बोलने की जगह आप गुड मॉर्निंग टीचर बोलिए, ज़्यादा बेहतर होता है। मैं अपने बच्चों को गुड मॉर्निंग टीचर ही बोलने को सिखाता हूँ, और मेरे बच्चों ने सीख भी लिया है, मैंने उनको अच्छे से समझा भी दिया है। दूसरा जो वर्ड है वो है लर्न। लर्न अर्थात याद करने का काम, स्मरण करने का काम है, तो वर्ब है, याद ऐड कर दिया गया तो लर्नर। जो वो काम करेंगे वो लर्नर हो जाते हैं, अर्थात याद करने वाले, सीखने वाले और अभ्यास करने वाले लर्नर। अर्थात आप ये सब शब्द बच्चों को समझा सकते हैं। फाइट, फाइट लड़ने का एक काम है, जैसे आप WWE देखते हैं तो उसमें फाइट होती है, तो लेकिन जो करते हैं या जोड़ देते हैं, जो करते हैं वो फाइटर हो जाते हैं, अर्थात उनको हम लोग लड़ाके कहते हैं। तो यहाँ पर ये वर्ब है, ये नाउन हो जाएगा यार ऐड करने पे। प्ले, प्ले में यार जोड़ देंगे तो प्लेयर, प्ले खेलने का काम है एक, और उसमें जो काम करते हैं वो प्लेयर खिलाड़ी हो जाते हैं। अब यहाँ पर ई आर जोड़ना है सब में, तो बिल्ड में ई आर जोड़ देते हैं तो बिल्डर हो जाता है। बिल्ड अर्थात बनाना, बनाने का काम, और बिल्डर अर्थात जो बनाने का काम करता है वह बिल्डर हो गया। ट्रेन में हम लोग ई आर जोड़ देंगे तो ट्रेनर हो जाएगा। ट्रेन अर्थात सिखाने वाला, प्रशिक्षित करने वाला काम, मतलब जो होता है एक प्रकार का आपको तैयार करने का काम। किसी भी काम के लिए आप ट्रेन किए जाते हैं, आपको तैयार किया जाता है, आपको अभ्यास करवाया जाता है, तो वह काम करवाया जाएगा आपसे, तो इसलिए यह वर्ब हो गया। और इसमें यार जोड़ देते हैं, अर्थात जो वह काम करवाता है, आपको सिखाता है, आपको इंस्ट्रक्शन देता है, दिशा निर्देश देता है, वह ट्रेनर हो गया। और डायरेक्ट में हम लोग वो वाला ऐड कर देते हैं तो डायरेक्टर हो गया। डायरेक्टर अर्थात दिशा निर्देश देने का काम, तो बताएगा कि आपको यहाँ पर ये डायलॉग बोलना है, ये मतलब बात करनी है, आपको ऐसे चलना है, ऐसे बिहेव करना है, ऐसे दिखाना है, तो डायरेक्टर वो काम होता है, डायरेक्ट कर रहे हैं। और कौन करता है? वह डायरेक्टर करता है, तो करने वाला डायरेक्टर हो गया, इसलिए यह एक नाउन हो गया। कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग वो आर जोड़ देते हैं तो कॉन्ट्रैक्टर हो जाता है। कॉन्ट्रैक्टर अर्थात जिसके साथ समझौता किया जाता है, समझौता करने का काम किया जा रहा है, मतलब कि हाँ इतना पैसा आपको दिया जाएगा, आप इस रोड को मतलब बना दीजिए। जैसे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट करवा लेती है, जो मतलब कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, मतलब जो आप कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्टर्स को हिंदी में आप कह सकते हैं कि एक प्रकार के बिजनेसमैन आप कह सकते हैं, व्यापारी कह सकते हैं एक तरीके से। तो जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं उनको आप कॉन्ट्रैक्टर्स भी बोल सकते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट अर्थात समझौता हो जाता है गवर्नमेंट और उन बिजनेसमैन के बीच में, जो व्यापारी होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, उनके बीच में। तो यह एक समझौता होता है, तो एक काम है, समझौता होने का काम किया जाता है, तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, वर्ब हो गया, उसमें वो जोड़ देते हैं तो कॉन्ट्रैक्टर अर्थात समझौता करने वाले जो लोग होते हैं उनको कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं। मतलब जिनके बीच में समझौता होता है उनको कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं, और जो समझौता होता है उसको कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो यहाँ पर आपने समझा ई आर और ओ आर को ऐड करके हम लोगों ने इन सभी वर्ब्स में ऐड करके वर्ब से नाउन बना लिया हम लोगों ने। स्पीक में हम लोग ई आर जोड़ देंगे तो स्पीकर हो जाएगा। स्पीक अर्थात बोलने का काम है, एक वर्ब है। स्पीकर अर्थात बोलने वाला वक्ता हो जाता है, तो स्पीकर तो एक नाउन बन गया। तो हम लोगों ने यहाँ पर कवर करने की कोशिश की अपने इस चैप्टर को। आगे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने पूरे चैप्टर को फिनिश कर लिया है, अब हम लोग इसके आंसर को कवर करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग उन चारों प्रश्नों के उत्तरों को कवर कर रहे हैं। चैप्टर 13 माय न्यू फ्रेंड। आंसर 1 है
टुडे द पोएट मेट अ ग्रेट न्यू फ्रेंड with none but her own image in the mirror। आज जो वो नई जो पोएट अर्थात पोएटेस भी आप कह सकते हैं, जो कवित्री है, वो अपने एक नए और ग्रेट मीन्स अर्थात बहुत ही बढ़िया, आप कह सकते हैं, महान तो नहीं कहेंगे यहाँ पर, बहुत ही बढ़िया मतलब अच्छी कह सकते हैं, नई मित्र से मिलती है जो कि कोई और नहीं रहती, उसकी अपनी ही परछाई शैडो रहती, इमेज या शैडो आप लिख सकते हैं, शैडो या इमेज इन द मिरर। आईने में उसकी ही परछाई प्रतिबिंब रहती है, उसकी जो रेप्लिका रहती है वही रहती है। दूसरे क्वेश्चन के आंसर को हम लोग देखते हैं, आंसर 2 को। तो क्वेश्चन को मैंने आपको पहले ही समझा दिया था, इसलिए मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिखे हैं, केवल आंसर लिखा है। तो आप देख सकते हैं आंसर 2 को। द पोएट्स न्यू फ्रेंड लिसेंड ऑल हर प्रॉब्लम्स ड्रीम्स अबाउट लव एंड लाइफ वेरी पेशेंटली। जो कवि अर्थात कवित्री की जो नई सहेली बनी थी, वह पूरी ही ध्यानपूर्वक तरीके से और ध्यान से, अच्छे तरीके से, सावधानी से अपने मित्र की, अपने सखा की, सहेली की समस्याओं को, सपनों को सुनती है, जो कि जीवन और प्रेम के विषय पे थे। पेशेंटली अर्थात धैर्यपूर्वक, आराम से। थर्ड आंसर देखते हैं। द पोएट इज शॉक्ड बिकॉज हर न्यू फ्रेंड accepted her with all her faults, listened everything very patiently। और जो पोएट अर्थात जो कवित्री है, वो बहुत ही शॉक्ड, आश्चर्यचकित हो जाती है कि उसकी नई फ्रेंड उसको पूर्ण तरीके से स्वीकार कर ली, जैसे भी वह थी, उसकी कमियों के साथ, और उसकी सभी बातों को उसने बहुत ही धैर्य के साथ सुना। अर्थात जब दोस्ती होती है तो कई लोग अपने दोस्तों को भी जज करने लगते हैं कि तुम ये कर रहे हो, तुम वो कर रही हो। तो यहाँ पर पहले आपको अपने फ्रेंड्स को समझना चाहिए, जो कि यहाँ पर किया जा रहा है, तो तभी बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो सकता है। अब हम लोग अपने आखिरी क्वेश्चन के आंसर को कवर करते हैं और अपने चैप्टर को फिनिश करते हैं। आंसर 4, द पोएट्स न्यू फ्रेंड इज नथिंग बट अ मिरर इन हर रूम। यहाँ पर भी कॉमन सेंस मैंने जैसा बुक में दिया है वैसा ही कर दिया है, आप लगा सकते हैं। बट एन इमेज इन द मिरर इन हर रूम आप लिख सकते हैं, या बस इतना ही लिखवा सकते हैं, कोई बात नहीं, ये भी चाहिए। तो जो कवित्री की नई मित्र बनी थी, सखा सहेली बनी थी, वह कुछ और नहीं बल्कि उसी की प्रतिबिंब थी, आईने अर्थात शीशे में। तो इस तरीके से हम लोगों ने अपने चैप्टर 13 को कवर कर लिया। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया है और आपको अच्छा लगा यह वीडियो, तो आप लाइक कर सकते हैं, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। अगर किसी भी टॉपिक पे या किसी भी चैप्टर पे आपको वीडियो चाहिए इजी वे में, तो आप अपने टॉपिक को कमेंट कर सकते हैं और आप मुझसे बात करने के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।